हरप्रीत कौर तेजाब कांड के नाम से मशहूर मामले का फैसला सुनाया जाना था। इसलिए लुधियाना के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री संदीप कुमार सिंगला की अदालत में अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। इसकी वजह यह थी कि अपने समय का यह काफ़ी चर्चित मामला था और इसकी वजह यह थी कि यह तेजाब कांड उस समय घटित हुआ था जिस दिन हरप्रीत कौर की शादी होने वाली थी। दुख की बात यह थी कि इस मामले में दोष किसी और का था, दुश्मनी किसी और से थी और सज़ा निर्दोष हरप्रीत कौर को भुगतनी पड़ी थी। तमाम पीड़ा सहने के बाद उसकी असमय मौत भी हो गई थी। इस मामले में क्या सज़ा सुनाई गई, उससे पहले आइए इस पूरे मामले की बातें में जान लेते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरा हरप्रीत कौर तेजाब कांड, इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से पहुँच जाए। और कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स का आगे आने वाले वीडियो में जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा कांड है क्या। पंजाब के ज़िला बरनाला के धनोला रोड पर स्थित है बस्ती फत्तर नगर। जसवंत सिंह यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में सैलून खोल रखा था। उसी की कमाई से परिवार का गुजर बसर होता था। उनके परिवार में पत्नी दविंदर कौर के अलावा 2 बेटे और एक बेटी हरप्रीत कौर भी थी। बेटी पढ़ लिख कर शादी लायक हुई तो जसवंत सिंह ने उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी। लुधियाना में उनकी बहन रहती है भोली। उसी के माध्यम से हरप्रीत कौर की शादी की बात कोलकाता के रहने वाले रंजीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह उर्फ हनी से चली। रंजीत सिंह मूल रूप से दोराहा लुधियाना का रहने वाले थे, लेकिन अपनी जवानी में ही वह कोलकाता में जाकर बस गए। वहाँ उनका होटल एवं रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा कारोबार भी था। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। वह बहू के रूप में गरीब और शरीफ परिवार की प्रतिभाशाली लड़की चाहते थे। इसलिए उन्होंने ही नहीं, उनके बेटे हरप्रीत सिंह ने भी हरप्रीत कौर को देखकर पसंद कर लिया। यह मार्च 2013 की बात थी। बातचीत के बाद शादी की तारीख 7 दिसंबर 2013 रख दी गई। जसवंत सिंह और रंजीत सिंह की आर्थिक स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर था। शादी तय होने के कुछ दिनों बाद ही जसवंत सिंह को फ़ोन करके धमकी दी जाने लगी थी कि यह रिश्ता तोड़ दें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। जसवंत सिंह ने यह बात रंजीत सिंह को बताई तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों से हमारी रंजिश है, शायद वही फ़ोन कर रहे हैं और आपको धमका रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, आप शादी की तैयारी करें। इसके बाद भी जसवंत सिंह के पास धमकी भरे फ़ोन आते रहे। कुछ अनजान युवकों ने बरनाला स्थित उनके घर आकर भी शादी तोड़ने को कहा, लेकिन जसवंत सिंह परवाह किए बिना बेटी की शादी की तैयारी करते रहे। शादी की तारीख नज़दीक आ गई तो जसवंत सिंह परिवार सहित लुधियाना के जनता नगर की गली नंबर 16 में रहने वाले अपने रिश्तेदार राजेंद्र सिंह बघा के घर आ गए। दूसरी ओर रंजीत सिंह का परिवार भी बेटे की शादी के लिए कोलकाता से चलकर लुधियाना आ गया। विवाह के लिए उन्होंने परवोवाल रोड स्थित शहर का सबसे महंगा स्टलिंग रिजॉर्ट बुक करा दिया। 7 दिसंबर 2013 को शादी वाले दिन हरप्रीत कौर अपनी माँ, पिता और 2 सहेलियों के साथ सजने के लिए सुबह 7 बजे कार से सराभा नगर स्थित लेक्मे ब्यूटी सैलून पहुंची। माता पिता बाहर कार में ही बैठे रहे, जबकि हरप्रीत कौर सहेलियों के साथ सैलून में चली गई। चूँकि सैलून पहले से ही बुक कराया गया था, इसलिए उसके पहुंचते ही उसका मेकअप करना शुरू कर दिया गया। ठीक 7:30 बजे एक युवक हाथ में प्लास्टिक का डिब्बा लिए सैलून में दाखिल हुआ। उसने अपना चेहरा ढक रखा था। सैलून में दाखिल होते ही उसने हरप्रीत कौर को इस तरह पुकारा जैसे वह उसका कोई परिचित हो। हरप्रीत कौर के बोलते ही वह वहाँ गया
जहां हरप्रीत कौर का मेकअप हो रहा था। सैलून में काम करने वाले कर्मचारियों ने उसे अंदर देखा जरूर था, पर किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि युवक जिस आत्मविश्वास के साथ अंदर आया था, सबने यही समझा कि वह दुल्हन का मेकअप करा रही हरप्रीत कौर का कोई रिश्तेदार होगा। हरप्रीत कौर के पास पहुंचकर युवक ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मैंने तुझसे ही नहीं, तेरे घर वालों से भी कितनी बार कहा था ना कि ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। इसके बाद उसने प्लास्टिक का डिब्बा खोला जिसमें वह तेजाब लेकर आया था। उसने डिब्बे का सारा तेजाब हरप्रीत कौर के ऊपर उड़ेल दिया। इसी के साथ ही वह एक कागज़ फेंककर जिस तरह तेजी से आया था, उससे भी ज़्यादा तेजी से बाहर निकल गया। तेजाब ऊपर पड़ते ही हरप्रीत चीखने और चिल्लाने लगी। उसके चीखने चिल्लाने से वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को जब घटना का भान हुआ तो सभी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। शोर शराबा सुनकर सैलून के मैनेजर संजीव गोयल तुरंत वहाँ पर आए। वह उस युवक के पीछे दौड़े भी, पर उनके बाहर आने से पहले ही वह बाहर खड़ी कार में सवार होकर भाग गया। कार में शायद कुछ और लोग भी बैठे थे। हरप्रीत कौर के अलावा उसके बगल वाली सीट पर मेकअप करवा रही अमृतपाल कौर तथा 2 ब्यूटिशियन पर भी तेजाब पड़ गया था। हरप्रीत कौर की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। मैनेजर संजीव गोयल ने थाना सराफा नगर पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ ही हरप्रीत कौर सहित सभी घायलों को डीएमसी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद अन्य सभी घायलों को तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन हरप्रीत कौर का पूरा चेहरा एवं छाती बुरी तरीके से जल चुकी थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मैनेजर संजीव गोयल मेकअप करवाने वाले अमृतपाल कौर और 2 ब्यूटिशियन के अलावा हरप्रीत कौर के माता पिता इस घटना के चश्मदीद थे। हरप्रीत कौर के पिता जसवंत सिंह की ओर से थाना सराफा नगर में इस तेजाब कांड का मुकदमा दर्ज हुआ। घटना स्थल के निरीक्षण में इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ग्रेवाल को सैलून से युवक द्वारा फेंका गया कागज़ मिला तो पता चला कि वह प्रेम पत्र था। उन्होंने सैलून के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली। बाद में जांच में पता चला कि युवक ने सैलून में जो प्रेम पत्र फेंका था वह पुलिस की जांच को गुमराह करने के लिए फेंका गया था। हरप्रीत कौर का किसी से भी कोई प्रेम संबंध था ही नहीं। जब स्पष्ट हो गया कि मामला प्रेम संबंधों का या एक तरफा प्रेम का नहीं था, तो पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर दुल्हन पर तेजाब क्यों फेंका गया, और वह भी फेरों से मात्र 1 घंटे पहले। यह बात मामले की जांच कर रहे हरपाल सिंह ग्रेवाल को समझ नहीं आ रही थी। हरप्रीत कौर बयान देने की स्थिति में भी नहीं थी। तेजाब पड़ने के बाद वह बेहोश हुई, फिर होश में ही नहीं आई। उसकी हालत दिनों दिन नाजुक होती जा रही थी। जब डीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों ने हरप्रीत कौर के इलाज से हाथ खड़े कर दिए, तो लुधियाना के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निर्मल सिंह ढिल्लो और इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने खुद और कुछ पुलिस फंड से मदद लेकर इलाज के लिए दिसंबर 2013 को विशेष विमान द्वारा उसे मुंबई भिजवाया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने रंजीत सिंह और उनके बेटे हरप्रीत सिंह, जिससे हरप्रीत कौर की शादी हो रही थी, दोनों लोगों से विस्तार से पूछताछ करते हुए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में गहराई से छानबीन की, तो आखिर पूरा मामला उनकी समझ में आ गया। इसके बाद अपने अधिकारियों से राय मशवरा करके उन्होंने सब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह के साथ लेकर एक पुलिस टीम बनाई और पटियाला के रंजीत नगर स्थित एक कोठी पर छापा मारा। उनके छापा मारने पर भागने के लिए एक युवक कोठी की छत से कूदा, जिससे उसकी एक टांग टूट गई और वह पकड़ा गया, और उसका नाम पलविंदर सिंह उर्फ पवन था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके अलावा 30-32 साल की एक महिला को भी गिरफ्तार किया, जिसका नाम अमृतपाल कौर था। दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर पूछताछ की गई, तो पता चला कि इस तेजाब कांड की मुख्य अभियुक्ता अमृतपाल कौर ही थी, जो हरप्रीत सिंह की भाभी थी। उसका हरप्रीत सिंह के भाई से तलाक हो चुका था और उसी ने अपने ससुर रंजीत सिंह और उनके घर वालों से बदला लेने के लिए हरप्रीत कौर पर तेजाब डलवाया था।
अमृतपाल कौर से पूछताछ में इस तेजाब कांड की जो कहानी प्रकाश में आई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। अमृतपाल कौर उर्फ डिम्पी लुधियाना के दुगड़ी की रहने वाले मोहन सिंह की बेटी थी। आधुनिक विचारों वाली अमृतपाल कौर अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने में विश्वास रखती थी, जिससे उसकी तमाम लड़कों से दोस्ती हो गई थी। जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव की होने की वजह से माँ बाप भी उसे नहीं रोक पाए। सन 2003 में रंजीत सिंह के बड़े बेटे तरनजीत सिंह से अमृतपाल कौर का विवाह हो गया और वह कोलकाता चली गई। ससुराल आकर जब उसे पता चला कि तरनजीत सिंह नपुंसक है तो वह सन्न रह गई। पति का साथ न मिलने की वजह से अब वह चिड़चिड़ी भी हो गई थी और इसके बाद घर में कलेश शुरू हुआ। बात बात पर अमृतपाल कौर ससुर और पति के साथ झगड़ा करने लगी और उन्हें ताने देने लगी। धीरे धीरे वह परिवार पर हावी होती गई। शारीरिक कमजोरी और समाज में बदनामी के डर से तरनजीत सिंह ही नहीं बल्कि घर का कोई भी सदस्य उसके सामने कुछ भी नहीं कह पाता था। इस कलेश से बचने के लिए तरनजीत सिंह अमृतपाल कौर को लेकर विदेश चला गया, जहां उसने जुड़वा बेटे अनंत और मिरर को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दोनों कोलकाता वापस आ गए। विदेश से लौटने के बाद घर में कलेश कम होने की बजाय इतना बढ़ गया कि अमृतपाल कौर ने दोनों बेटों को पति को सौंपकर उससे तलाक ले लिया। इस तलाक में अमृतपाल कौर ने 70 लाख रुपए नकद और लुधियाना के दोहरा में एक प्लॉट लिया था। तलाक के बाद अमृतपाल कौर पूरे तरह से आज़ाद हो गई थी। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, वह अपनी मर्जी की मालकिन थी। सन 2013 में उसने एक NRI अमरिंदर सिंह से शादी कर ली। वह वेस्ट लंदन में रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद वह लंदन चला गया तो अमृतपाल कौर मायके में रहने लगी। पति के विदेश जाने के बाद उसकी मुलाकात पलविंदर सिंह उर्फ पवन से हुई और वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसकी वजह से उसके पिता अजीत सिंह ने उसे घर से बेदखल कर रखा था। अमृतपाल कौर को सहारे की ज़रूरत थी और इसीलिए उसने उससे नज़दीकियां बढ़ाई। पलविंदर ने उसके संबंध बन गए तो उसके इशारे पर वह नाचने लगा। अमृतपाल कौर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही थी, लेकिन तलाक के बाद उसकी ससुराल वालों ने चैन की सांस नहीं ली। अमृतपाल कौर को पता चला कि उसके पति तरनजीत सिंह के छोटे भाई हरप्रीत सिंह की शादी बरनाला की एक खूबसूरत लड़की हरप्रीत कौर से हो रही है तो उसे जैसे ही सनक सी चढ़ गई। कुछ भी हो, वह उस परिवार के किसी भी लड़के की शादी नहीं होने देना चाहती थी। उसने तुरंत अपने ससुर रंजीत सिंह को फ़ोन करके कहा कि रंजीत सिंह, तुम कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे घर में अब कभी शहनाई नहीं बजने दूंगी। रंजीत सिंह ने उसकी इस धमकी को गंभीरता से लिया ही नहीं और वह बेटे की शादी की तैयारी करते रहे। अमृतपाल कौर के पास ना तो शैतानी दिमाग की कमी थी और ना ही दौलत की। उसने अपने मन की बात परविंदर को बता दी। उसके साथ योजना बनाई कि कोलकाता जाकर रंजीत सिंह के परिवार को कुछ ऐसा अनिष्ट किया जाए कि शादी करने की हिम्मत ही ना कर सकें। पर उनके लिए यह काम इतना आसान नहीं था। इसलिए अमृतपाल कौर ने विचार किया कि जिस लड़की के साथ हरप्रीत सिंह की शादी होने वाली है, अगर उस लड़की की सुंदरता खराब कर दी जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी। पलविंदर को भी उसका यह विचार उचित लगा। उसने कहा कि अगर हरप्रीत कौर के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी। इस योजना की सहमति बन गई और अमृतपाल कौर ने यह काम करने के लिए पलविंदर को 10 लाख रुपए दिए। पलविंदर ने अपनी इस योजना में अपने चचेरे भाई सनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी को भी शामिल कर लिया। यह काम सिर्फ 2 लोगों से ही नहीं हो सकता था, इसलिए सन्नी ने अपने दोस्तों राकेश कुमार प्रेमी, जसप्रीत सिंह और गुरसेवक को भी शामिल कर लिया। पलविंदर और सन्नी हरप्रीत कौर उन पर तेजाब डालने के लिए 3 बार बरनाला स्थित उसके घर भी गए, पर वहाँ पर उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद अमृतपाल कौर ने पलविंदर को लुधियाना बुला लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि 5 दिसंबर को हरप्रीत कौर का परिवार लुधियाना आ गया है। 5 दिसंबर 2013 को
पलविंदर भी अपने साथियों के साथ लुधियाना आ गया। उसने अपने फूफा की मारुति जैन कार यह कहकर मांग ली थी कि उसे अपने दोस्तों की शादी में जाना है। इसी कार में पलविंदर ने फर्जी नंबर यानी PB11Z9090 की प्लेट लगवाकर घटना को अंजाम दिया था। पलविंदर सिंह ने तेजाब पटियाला के एक मोटर मैकेनिक अश्विनी कुमार से लिया था। अमृतपाल कौर ने अपने सूत्रों से पता कर लिया था कि हरप्रीत कौर सजने के लिए लैक्मे ब्यूटी सैलून जाएगी। इसलिए पलविंदर ने एक दिन पहले ही रेकी करके हरप्रीत कौर पर तेजाब फेंक कर भागने का रास्ता देख लिया था। अमृतपाल कौर से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने तेजाब कांड से जुड़े अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके 9 दिसंबर 2013 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके सबूत जुटाने के लिए 3 दिनों की पुलिस रिमांड मांग ली। रिमांड अवधि में सारे सबूत जुटाकर सभी अभियुक्तों को पुनः अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। मुंबई के नेशनल बर्न अस्पताल में भर्ती हरप्रीत कौर ने 27 दिसंबर की सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया। तमाम पुलिस कार्यवाही पूरी करके हरपाल सिंह उसकी लाश विमान द्वारा मुंबई से दिल्ली और वहां से सड़क मार्ग से बरनाला लेकर आए थे। पुलिस ने इस मामले में अमृतपाल कौर उर्फ परी, परविंदर सिंह उर्फ पवन, सनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी, राकेश कुमार प्रेमी, गुरसेवक सिंह, अश्विनी कुमार और जसप्रीत सिंह को अभियुक्त बनाया था। इस मामले में लैक्मे ब्यूटी सैलून की ब्यूटिशियंस एवं मैनेजर संजीव गोयल सहित 38 गवाह भी बने थे। घटनास्थल से बरामद सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स SN हैदर ने जबरदस्त तरीके से दलीलें देते हुए मानवीय जज से सभी दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देने की गुजारिश की, जबकि बचाव पक्ष और वकील ने सज़ा में नरमी बरतने का आग्रह किया। लंबी सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने 6 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 20 दिसंबर 2016 को सज़ा की तारीख तय कर दी। तय तारीख पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला ने अपना फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीशों ने अमृतपाल कौर और पलविंदर सिंह उर्फ पवन के इस कृत्य को अमानवीय मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन उन्होंने इस सज़ा में एक शर्त यह भी रख दी थी कि दोनों दोषी पूरे 25 साल तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा उन पर 9,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की इस राशि से 6 लाख रुपये मृतका हरप्रीत कौर के घर वालों को दिए जाएंगे, 1 लाख रुपया ब्यूटी पार्लर में घायल अमृतपाल कौर को तथा 50-50 हज़ार रुपये ब्यूटी पार्लर की घायल 2 ब्यूटिशियंस को दी जाएंगे। इस तेजाब कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों सनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी, राकेश कुमार, गुरसेवक सिंह और जसप्रीत सिंह को भी दोषी करार देते हुए अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ 1.25 लाख रुपए का जुर्माना की सज़ा सुनाई। अभियुक्त अश्विनी कुमार को सबूतों के अभाव में दोषी मुक्त कर दिया गया। इन अभियुक्तों की वजह से एक बेकसूर को उस समय मौत के मुंह में जाना पड़ा जब वह अपने जीवन के हसीन पल जीने जा रही थी। इसलिए इन्हें जो सज़ा मिली शायद वह कम ही रह जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली पूरी कहानी। अब बात आती है आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स की और उसके बाद मेरे जवाब की। तो सबसे पहले जो मेरे पास कमेंट आया है वो है मोहम्मद F जी का, जो उनकी ID से शो होता है। उन्होंने लिखा है कि वेरी नाइस स्टोरी एंड प्रेजेंटेड बाय यू। तो मोहम्मद F जी, तहे दिल से धन्यवाद। आप स्टोरी को रेगुलर वॉच करते हैं और कमेंट करना नहीं भूलते, तो आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना सहयोग और सपोर्ट बना कर रखें। मेरे पास दूसरा कमेंट आया है परमजीत सिंह सिद्धू जी का। परमजीत सिंह सिद्धू जी ने मुझसे पूछा है कि मैं कौन सी सिटी है मेरी, और उनको स्टोरी अच्छी लगती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परमजीत जी, मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई कर दिया है कि मैं किस सिटी से हूँ। और दूसरी चीज़, तहे दिल से धन्यवाद कि आपको स्टोरी अच्छी लगी है, और ऐसे ही अपना सहयोग और सपोर्ट बनाकर रखिए, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसके बाद मेरे पास कमेंट आया है USERDK6, जो मेरे पास ID है। एक
रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी आप सबसे, अपने परिवार के मेंबर से, कि आप जब अपना कमेंट कोई भी पोस्ट करते हैं तो कमेंट के साथ एटलीस्ट अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा जब मैं आपका नाम कमेंट के थ्रू लेती हूँ। क्योंकि इस तरीके से जब मेल आईडी होती है या जो यूट्यूब आईडी होती है, उससे आपका जो नाम है वो पता नहीं चल पाता कई बार। तो इनका कमेंट आया है कि अच्छा हुआ, वो भी प्रियंका रेड्डी वाले केस में। तो मैं बिल्कुल सही कहूँगी कि कभी भी किसी क्राइम का अगर इस तरीके से रिज़ल्ट आता है, नो डाउट कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो गलत था, लेकिन बात अगर इंसाफ के तौर पर कहा जाए तो सच में वो डिसीजन बहुत अच्छा था और इस तरीके से ही होना चाहिए ताकि क्रिमिनल को एक खौफ बना रहे। तो तहे दिल से धन्यवाद आपके कमेंट्स का। बस ऐसे ही सहयोग और सपोर्ट बनाकर रखें। इसके साथ मेरे पास कमेंट आया है काजल सिंह जी का। तो काजल सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम हमेशा गर्ल्स को गलत ठहराते हैं, लेकिन हकीकत बात यही होती है कि जो क्रिमिनल मेंटालिटीज़ होती हैं वो सिर्फ क्राइम करना जानती हैं। इसलिए चाहे वो बुज़ुर्ग हों या गर्ल्स हों, उनको सिर्फ़ और सिर्फ क्राइम करना है और गलत नज़रों से देखना है। तो तहे दिल से धन्यवाद काजल जी, बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाकर रखें। मेरे पास इसके बाद एक कमेंट आया है, सिंह हियर 79 नाम से आईडी आ रही है। तो उन्होंने लिखा है कि प्यार सच में अंधा होता है, एक स्टोरी है। और मैं यही कहूँगी कि हाँ, जब एक एज से पहले प्यार होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्यार सेल्फिशनेस पर होकर गुजरता है तो सच में प्यार अंधा ही होता है और उस टाइम पर हमें फिर बाकी कुछ भी नहीं दिखता। तो दोस्तों, ज़रूरत है सजग रहने की, सचेत रहने की। तो तहे दिल से धन्यवाद आपका। नाम ज़रूर मेंशन करें, मुझे अच्छा लगेगा आपका नाम लेने में। इसके साथ ही कमेंट आया है मेरे पास कि अगर आप केस से रिलेटेड पिक्स को अपलोड करें वीडियो के साथ, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। मैं सर्च करती हूँ और अवेलेबिलिटी जब नहीं हो पाती है तब उस कंडीशन में विदाउट पिक स्टोरी जो है वो अपलोड होती है। अदरवाइज़ मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले पिक्स ही सिलेक्ट करती हूँ। और इसलिए अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स थे। बस ऐसे ही सपोर्ट एंड सहयोग बनाकर रखें और आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।